हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुचिका स्टडी। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। फ्रेंड, इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं मगध 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के दौरान 7 राजवंशों ने शासन किया, उन सब के बारे में हम कंप्लीट से अच्छे से पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद जो 16 महाजनपद के दौरान जो विदेशी आक्रमण उस समय भारत पर हुए हैं, हम उन सब विदेशी आक्रमण के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हमारा टॉपिक है गुप्त वंश, गुप्त काल, जिसका समय गुप्त काल का समय रहा है 319 से लेकर 550 ईस्वी तक। जो गुप्त काल है इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, गुप्त वंश के बारे में जानकारी जो हमें मिलती है, ये 3 तरीके से मिलती है। एक होता है जो साहित्यिक स्रोत है हमारे, उनसे हमें ये जानकारी मिलती है। दूसरा है विदेशी स्रोत, उससे हमें ये पता चलता है कि गुप्त वंश भी एक समय में रहा भारत में। और उसका तीसरा होता है बौद्ध ग्रंथ, इससे भी हमें गुप्त शासन या गुप्त काल के बारे में पता चलता है। आइए देखते हैं। गुप्त काल जो है वो भारत का स्वर्ण काल, गोल्डन टाइम है, क्योंकि इस टाइम पर गुप्त काल में जो इतिहास, गुप्त काल के इतिहास से हमें पता चलता है कि इस टाइम पे साहित्य और हमारा जो इसी समय पे कालिदास की बात हुई है, आर्यभट्ट के बारे में हमें पता चलता है, इसी काल से संबंधित है। और इसी काल में अजंता गुफाएं, बौद्ध गुफाएं, दशांतर मंदिर, कई सारे मंदिर बने हैं जो गुप्त काल से संबंधित है। ये एक ऐसा काल है जिसे गोल्डन काल या स्वर्ण काल कहा गया है, क्योंकि इसमें सब तरीके से विकास हुआ है उस टाइम पे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गुप्त वंश के इतिहास को जानने के स्रोत, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गुप्त काल के जानने के जो स्रोत हैं वे 3 हैं। एक साहित्यिक स्रोत है, और दूसरा हमारा विदेशी स्रोत, और तीसरा हमारा बौद्ध ग्रंथ स्रोत। आइए देखते हैं। साहित्यिक स्रोत में हमें मिलता है मुद्रा रक्षक, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और कालिदास की रचनाएं। जैसे कि मैंने अभी बताया, कालिदास की कई सारी रचनाएं हैं जिनके बारे में, ये जो कालिदास की रचनाएं हैं ये गुप्त काल के समय की ही है। नेक्स्ट है इसमें हमारा विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत में वो जो विदेशी उस समय भारत में आए, जैसे फायान, हवान सिंह, अल-ब्रुबेरी, इन सब की जो बुकें हैं, इनसे, उन बुकों से भी गुप्त काल के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में हमें आर्य मंजूश्री, पशु बंधु चरित्र, मूल कल्प। आइए आगे देखते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, गोल्डन टाइम एज कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कुषाण शासकों के सामंत थे, और अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार यह वैष्णव थे। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा श्रीगुप्त का शासन समय। ये 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक था। इसने महाराजा की उपाधि धारण की गई थी। श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की, और इसका जो समय था 240 से 280 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है इसका पुत्र घटोत्कच। श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी बना, और इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। घटोत्कच के बाद हमारा नेक्स्ट शासक आता है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासन समय 319 से लेकर 335 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में एक नया गुप्त सामंत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम में नेक्स्ट पॉइंट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत मुद्राओं का प्रचलन कराया। यह था हमारा गुप्त वंश के अंतर्गत चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट शासक है इसमें हमारा समुद्रगुप्त। आइए देखते हैं। समुद्रगुप्त का जो शासन समय था वो 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इसने लिच्छवी की उपाधि धारण की, और ये लिच्छवी दोहत्र कन्या से ही उत्पन्न हुआ समुद्रगुप्त। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समुद्रगुप्त एक साम्राज्यवादी शासक था। समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने का सर्वप्रमुख स्रोत इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रह है। युद्ध व संधि का मंत्री हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में अशोक मौर्य साम्राज्य
मौर्य साम्राज्य के जो अशोक हैं मौर्य समय के का लेख अंकित हैं। तत्पश्चात समुद्रगुप्त का लेख अंकित है। मतलब ये सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति जो बनवाई गई है वो अशोक मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत बनवाई गई थी। उसके बाद जो बनाई गई है वो समुद्रगुप्त के लेख बनाए गए हैं उसमें। आइए देखते हैं समुद्रगुप्त का ही पॉइंट इसमें। ये जो प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त द्वारा बनाई गई है, यह ब्राह्मी लिपि तथा विशुद्ध संस्कृत भाषा में चंपू शैली में लिखा गया है। इस शैली को काव्य कहा गया है। मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित करा दिया। इसमें अकबर के दरबारी बिरबल का लेख भी मिलता है। समुद्रगुप्त के एरन अभिलेख एमपी के सागर जिले के एरन नामक स्थान से पता चलता है कि उसकी पत्नी का नाम दत्त देवी था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया? विंसेंट आर्थर स्मिथ। नेक्स्ट लाइन है इसमें, समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया गया है। उसने अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते सिक्कों पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट लाइन है, समुद्रगुप्त ने वैदिक धर्म के अनुसार शासन किया, उसे धर्म की प्राचीर कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त एक कमजोर शासक हुआ। रामगुप्त को गुप्त वंश का कमजोर शासक इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय शकों के अधीनता इसने स्वीकार की। रामगुप्त की जो पत्नी थी वो काफ़ी खूबसूरत थी और शकों ने उनकी पत्नी की मांग की बात रखी, जिसे रामगुप्त ने सहमति जता दी अपनी पत्नी को उनके पास भेजने के लिए। लेकिन वो चंद्रगुप्त द्वितीय को वो चीज़ पसंद नहीं थी। वो शकों के यहाँ गया और उनका वध किया। उसके तत्पश्चात वहाँ से आने के बाद उसने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और वो गद्दी पर बैठ गया। आइए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी उपाधि विक्रमादित्य। इसका जो शासन समय था वह 380 से लेकर 414 ईस्वी तक था। ये रामगुप्त का भाई था। ये रामगुप्त की हत्या कर गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट लाइन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त राजवंश का शक्तिशाली व महत्वपूर्ण शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय की सुप्रसिद्ध उपाधियां विक्रमादित्य, परम भागवत आदि थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। शकों पर विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में स्थापित की। ये क्वेश्चन भी आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कौन सी थी और दूसरी राजधानी कौन सी थी। उनकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी और शकों पर विजय करने के बाद उन्होंने अपनी दूसरी जो राजधानी बनाई वो उज्जैन को बनाई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेरा नागा से अपना विवाह किया, जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त उत्पन्न हुई। नेक्स्ट लाइन है हमारी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये लाइन। यह गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त समय ही चीनी यात्री फायान भारत आया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय में उनके समय में जो लेखक हुए उनकी जो रचनाएं हैं और उनके समय में जो उनके दरबार में नवरत्न हुए। आइए उनको देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के लेखक व रचनाएं और नवरत्न। इनके समय का जो एक लेखक रहा वो विशाखा दत्त रहा। इसकी जो रचनाएं हैं वो मुद्रा राक्षस है और देवी चंद्रगुप्तम है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नेक्स्ट लेखक रहे कालिदास, जो काफ़ी फेमस रहे और इनकी जो रचनाएं हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। आइए इनको भी देखते हैं। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट रचना है इसकी रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार। ये जो 5 रचनाएं हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय के दरबार में अन्य लेखक भी हुए। अमर सिंह की जो रचना है वो अमरकोश है। उस समय भरत मुनि की रचना भरतनाट्यम नाट्यशास्त्र है। वत्सायन की रचना कामसूत्र और विष्णु शर्मा की जो रचना है वो पंचतंत्र है। कामदंत की रचना जो है नीतिसार। आइए अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के जो समय में नवरत्न हुए उनको देखते हैं। धन्वंतरी ये आयुर्वेद के ज्ञानी। शनक ये विद्वान नीतिज्ञ से पूर्ण थे। शंकु ये ज्योतिष विद्या से
पूर्ण थे। बेताल भट्ट तांत्रिक विद्या के ज्ञानी, गटखरपर ये कवि, वरुची ये व्याकरण के ज्ञानी थे, अमर सिंह कोशाकार से संबंधित, वरमहिल खगोल वैज्ञानिक और कालिदास संस्कृत के महाकवि थे। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फायान ने फूकू की रचना की, ये इनकी बुक थी। ये जो फायान था ये जो भारत में आया था ये बौद्ध धर्म को समझने के लिए आया था। आइए देखते हैं पॉइंट आगे। फायान भारत में बौद्ध धर्म को समझने तथा विनय पिटक लेने आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय उज्जैन व पाटलिपुत्र विद्या के प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि किसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो कई कवियों के नाम दे दिए जाते हैं, उसमें से कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार तथा रजत चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो गुप्त समय में स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहते थे और रजत और चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। ये था हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये हमने पूरा इसके अच्छे से जितने पॉइंट थे वो कंप्लीट किए। अब हम देखते हैं गुप्त राजवंश के अंतर्गत नेक्स्ट शासक है जो हमारा है नेक्स्ट शासक कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का जो शासन समय था वो 415 से लेकर 455 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल के दौरान नालंदा बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा की विशेष पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्ध भी कहा जाता था। नेक्स्ट लाइन है हमारा, इसमें नालंदा विश्वविद्यालय को मोहम्मद गोरी के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। यह था हमारा गुप्त राजवंश के अंतर्गत गुप्त कुमारगुप्त प्रथम के पॉइंट सभी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद उसके पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में शासन की बागडोर आई। इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कंदगुप्त के बारे में, यहाँ से ये पॉइंट पूछ लिया जाता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या में हस्तांतरित की। आइए देखते हैं गुप्त वंश के अन्य पर मुख्य बिंदु। गुप्त वंश के अन्य मुख्य बिंदु, इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। नेक्स्ट लाइन है इसमें हमारी, इस काल में संस्कृत भाषा को बल मिला। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, गुप्त कालीन अभिलेखों से ही सर्वप्रथम कैश का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, गुप्त काल के दौरान दंड व्यवस्था भी वर्ण पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सती प्रथा का प्रथम मतलब पहली बार उल्लेख भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें गोपराज नामक सैनिक की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ का नाम आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट ने ही ज्योतिष खगोल विज्ञान को गणित से अलग किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, विज्ञान के क्षेत्र में शून्य का सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली का विकास गुप्त काल में ही हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गंगा और यमुना की मूर्ति गुप्त काल की ही देन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, प्राचीन भारत इतिहास में मंदिरों का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ। इस समय अजंता बाघ गुफाओं में भित्ति चित्रण हुआ। आइए देखते हैं गुप्त काल के मंदिर। गुप्त काल के जो मंदिर बनाए गए हैं उनसे भी कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और मैंने वो सभी मंदिर जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनसे कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर उत्तर प्रदेश यूपी में है। नेक्स्ट मंदिर है इसमें हमारा तिगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है इसमें एरन का विष्णु मंदिर, सागर जिले एमपी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है इसमें हमारा बुमरा शिव मंदिर, सतना एमपी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है इसमें नचना कठौर का पार्वती मंदिर, पन्ना एमपी मध्य प्रदेश में। बेहतर गांव का कृष्णा मंदिर, कानपुर यूपी उत्तर प्रदेश में। नागौद का शिव मंदिर, सतना एमपी मध्य प्रदेश में है। फ्रेंड, ये था हमारा गुप्त काल।
गुप्तकाल के दौरान जितने भी शासक आए, जितने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, मैंने सभी आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश की है। फ्रेंड, वीडियो ऑफ करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जब वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। इससे मुझे आपके लाइक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी बेहतरीन अच्छे से कोशिश करूँगी, अपनी वीडियो में कुछ अच्छे से इंक्लूड करूँगी और भी पॉइंट्स अच्छी बुकों से नोट डाउन करूँगी। फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और वीडियो को पूरा देखें प्लीज़। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय।